के न्यूज, खबरों का सारथी। Hello guys, what's up? Welcome to Gen Z's कौन हो भाई? Make some real noise। Gen Z का शो है बॉस, रियल टॉक, जीरो टॉक्सिक और फुल ऑन नेक्स्ट लेवल। लेट्स गेट इट। जहां फिल्टर सिर्फ इंस्टाग्राम पे होते हैं और बात होती है सीधे दिल से। रेडी टू वाइब, लेट्स ब्रेक द नॉइज एंड जेन जीज की कहानी। आज हम उन युवाओं की बात करेंगे जो वाईफाई के बिना रोते हैं और मीम से पहले खबरें देखते हैं। ये हैं जेन जी, डिजिटल दुनिया में पले बड़े लोग जिनकी सोच, सपने और चिंताएं पुरानी पीढ़ी से काफी अलग हैं। आज सिर्फ पढ़ाई और नौकरी की बात नहीं है, ये लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ मकसद ढूंढ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि जेन जीज आखिर हैं क्या, ये कैसे रहते हैं, क्या क्या दिक्कतें झेलते हैं और कैसे नेपाल, फ्रांस जैसे देश इनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। जेन जीज बस जेन वाई, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जनरेशन वाई मतलब मिलेनियल्स, थोड़े पुराने लोग जिनका जो जन्म है वो 1981 से 1996 के बीच में हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लैंडलाइन से स्मार्टफोन तक का सफर देखा है। इंटरनेट इनके समय में आया लेकिन इन्होंने खुद को उसके हिसाब से बदला। आपको बता दूं कि इनकी सोच, काम और जिंदगी में संतुलन है। नए अनुभव और तरक्की की होती है इनकी बातें। जेन जी, जिनको जूमर्स भी बोलते हैं, हम लोग जो फुल पावर वाले होते हैं, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच, सोशल मीडिया, मीम्स, रील, एआई, ये सब बचपन से ही इनके साथ है। हम एक साथ कई काम करते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और दिखावे को पसंद नहीं करते। मानसिक स्वास्थ्य, असलियत और सबको साथ लेकर चलना, ये हमारी पहचान है। हमारा अहम पड़ोसी देश इस वक्त सुर्खियों में है और आलम यह है कि देश दुनिया की निगाहें हिमालय की तराई गोद में बसे इस देश पर टिक गई हैं। वजह है कि यहाँ का विरोध जो अपनी शुरुआत के साथ ही हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। दिन से दोपहर और दोपहर से शाम होते होते इस अलग तरह के आंदोलन में जान माल की हानि की खबरें सामने आई और देखते देखते आंदोलन में मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी। नेपाल का ये विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में अनोखा इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इसमें शामिल और सड़कों पर उतरी भीड़ न्यू यूथ की है। इसे जेन जी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है क्योंकि इस प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों की उम्र 20 से 25 वर्ष की है। ये कोई सेट आंकड़ा नहीं है, हो सकता है कि इस भीड़ में 16 से 19 साल के नौजवान भी शामिल हो और 30 साल तक के जिम्मेदार युवक भी। लेकिन प्रदर्शन के केंद्र में नई जनरेशन वाली पीढ़ी ज्यादा नजर आ रही है। हुआ यूं कि नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने को लेकर ये प्रदर्शन भड़का। इसके साथ ही भ्रष्टाचार का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर नई जनरेशन के ये नौजवान ओली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कर रहे हैं, इसलिए इसे जेन जी का आंदोलन भी कहा जा रहा है। काठमांडू में तो प्रदर्शन हिंसक हो गया और युवाओं ने सदन भवन में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। आमतौर पर उन लोगों को जनरेशन जेड कहा जाता है जिनका जन्म मध्य 1990 के दशक से लेकर 2010 के दशक के बीच हुआ है। यह वो पीढ़ी है जिसे बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया कल्चर के साथ रहने का अवसर मिला। वैश्विक स्तर पर जेन जी आबादी लगभग 2 अरब से अधिक है। नेपाल में युवा जनसंख्या का अनुपात बहुत अधिक है, जबकि फ्रांस में भी युवा नीति एवं युवा भागीदारी केंद्र में है। ये सांस्कृतिक पहचान, न्याय, अधिकार की बातें हैं। बहरहाल किस तरह से जेन जी सामाजिक बदलाव की भूमिका निभा रहे हैं, ये अब एक अहम प्रश्न है। हर नई पीढ़ी की तरह जेन जी को भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
बता दें कि नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल और जन आंदोलन के बीच अंतरिम सरकार पर विचार विमर्श के बाद बात बन गई है। सुशीला कार्की अंतिम पीएम होंगी। इसमें अहम बात यह है कि नेपाल में लोगों के बीच भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे की मांग उठ रही है। कई नागरिकों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की तुलना करते हुए नेपाल में भी समान दृष्टिकोण वाले नेता की जरूरत पर जोर दिया है। नेपाल के लोग कहते हैं कि हमें पीएम मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो देश के लिए सोचता हो और उसे प्रगति की ओर ले जाए। हम पीएम मोदी का समर्थन करते हैं और नेपाल में भी ऐसा ही नेता चाहते हैं। ये बयान नेपाल में चल रहे जन आंदोलन और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद आए राजनीतिक संकट के बीच सामने आया। वो कहते हैं कि अभी जो चाहता था वही हो रहा है और अच्छा हो रहा है। बुरा वक्त जा चुका है। ये के लिए बड़ी बात है कि 35 घंटे में सरकार बदल गई। हमें अब कुछ दिन के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री चाहिए। हमें यह भी सोचना होगा कि कुछ दिनों बाद चुनाव हो और इसके बाद प्रधानमंत्री चुना जाए। नेपाल के युवाओं का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसे प्रमुख की जरूरत है, जो देश के बारे में सोचे और उसकी प्रगति में योगदान दे। हम प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं और नेपाल में भी प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा ही नेता चाहते हैं। हालांकि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम पर कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा, सुशीला कार्की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती क्योंकि वह पहले ही विवादों में रह चुकी हैं। लोग सुशीला कार्की को नहीं चाहते, वे नई पीढ़ी से एक नया नेता चाहते हैं। नेपाल में इस तरह के प्रदर्शन के बाद सवाल उठता है कि नेपाल में युवा भागीदारी कितनी है, उनकी जनसंख्या कितनी है और किस तरह उनका गुस्सा नेपाल की सरकार के लिए परेशानी का वजह बन सकता है। नेपाल के सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसी राइजिंग नेपाल युवाओं की जनसंख्या का आंकड़ा 2021 की जनगणना के अनुसार सामने रखता है। इसके मुताबिक नेपाल की कुल आबादी में 16 से 40 वर्ष वायु वर्ग, जिसे युवा की हिस्सेदारी लगभग 42.5% यानी 12.4 मिलियन की है। ये आंकड़ा 2021 में हुई जनगणना डेटा पर आधारित है। नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है, जिसमें से 55.8% यानी 1.65 करोड़ के पास इंटरनेट कनेक्शन है। जनवरी 2025 में 48.1% लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और नेपाल के कुल इंटरनेट यूजर 86.2% कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। ये कोई आम विरोध नहीं है। जेनजी जो आमतौर पर माने जाते हैं सोशल मीडिया पर सबसे सक्रिय, अब असली दुनिया में धरातल पर भी उतने ही मुखर हो चुके हैं, क्योंकि जेनजी को लगता है कि पारंपरिक राजनीति अब उनकी आवाज को नहीं सुनती। वे तेज, टेक सेवी और मुद्दों पर स्पष्ट हैं। चाहे भ्रष्टाचार हो, जलवायु संकट या राजनीतिक अस्थिरता, वो सवाल पूछने से नहीं डरते। फ्रांस में हुई विरोध को लेकर अब तक 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाम कर दिया है, रेलवे स्टेशनों पर कब्जा कर लिया है और कई चौराहों पर और कूड़ेदान और बैरिकेड्स रखकर रास्ते बंद कर दिए हैं। ये आंदोलन सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, ये उस युवा आवाज का संकेत है जो संविधान और संसद के भीतर तक सुनाई देना चाहती है। फ्रांस से पहले नेपाल और हो सकता है आगे कई और देश। जेनजी अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सिस्टम से सवाल करने सड़क पर भी है। क्या ये आंदोलन बदलाव की शुरुआत है या एक और बगावत जिसे अनदेखा कर दिया जाएगा? स्पेशल रिपोर्ट, याशिनी दीक्षित, के न्यूज। तो सुनो दोस्तों, जेनजी सिर्फ एक उम्र का ग्रुप नहीं है, ये एक सोच है। ये पीढ़ी बिना किसी दिखावे के मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, लौकिक समानता और सामाजिक न्याय के बारे में बात करती है। नेपाल में युवाओं ने कहा, बस अब बहुत हुआ। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए और उनकी आवाज इतनी तेज थी कि यूरोप तक सुनाई दी। आपको बता दूं कि अब फ्रांस में भी पेरिस से मार्सेले तक सब कह रहे हैं, सब कुछ रोक दो, क्योंकि जब नेता फेल हो जाते हैं तब जेनजी आगे आते हैं। दुनिया भर में
कदम नेपाल और फ्रांस, आपको बता दूं कि नेपाल और फ्रांस दोनों ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं, जैसे शिक्षा में बदलाव, बेहतर काम के नियम, सामाजिक न्याय और पर्यावरण के लिए काम करना। लेकिन सच कहें तो अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। भविष्य में ये बहुत जरूरी है कि युवा सक्रिय हो, सरकारें ईमानदार हो, समाज अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और शांत हो, तभी हम सब असली में बदलाव ला सकेंगे। आखिरी बात, ये समझाना जरूरी है कि जेन जी सिर्फ एक लहर नहीं, एक पूरी क्रांति है। अगर हम शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, नौकरी के मौके और पर्यावरण पर गंभीरता से काम करें तो ये दुनिया सचमुच बदल सकती है। एक पूरी क्रांति है। अगर हम शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, नौकरी के मौके और पर्यावरण पर गंभीरता से काम करें तो ये दुनिया सचमुच बदल सकती है। तो आज हम बात करें जेनजीज की, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेनजीज जो बात करेंगे कि क्या है भाई, ये है कौन जेनजीज, जो ये टर्म यूज हो रहा है जेनजीज, इसके बारे में हम बात करेंगे जेनजीज से। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान, तो मेरे साथ अलग अलग जगह से जेनजीज जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेनजीज हैं क्या, जेनजीज और मिलेनियल्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी नयन से। नयन, जेनजीज को लेकर आपकी क्या सोच है? जो नेपाल में ये सारी चीजें हुई उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या जेनजीज का जो प्रोटेस्ट था वो ठीक था? सबसे पहले थैंक यू याशनी फॉर हैविंग मी हियर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और के न्यूज़ का भी। जी, मैं जेन जी को देखता हूँ कि जनरेशन एक जीनियस जनरेशन, इनके एक अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इनके अलग अलग तरीके हैं हर चीज को पाने के। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल है, हम सभी जानते हैं कि जेन जी काफी टेक्नोलॉजी का अराउंड रिवॉल्व करती है और वहीं उसी से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है जेन जी में हुआ है। जी। नेपाल हाल ही में जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, मैं इस चीज को नयन, ऐसे आप देखता ये हूँ। बताइए, आप मानते हो जो नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ वो जो जेनजीज ने किया वो ठीक था? मतलब आप भी एक नहीं जेनजी सर, हो तो आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है, सही था या बिल्कुल गलत था? बिल्कुल बिल्कुल, यदि जी, कोई सरकार भ्रष्टाचार करती है, भ्रष्टाचार की नीति अपनाती है और जो एक राष्ट्र के लिए कार्य नहीं करती सही तरीके से, एक जो जनता है उसके प्रति जो सरकार का दायित्व है कि वो जनता के लिए कार्य करे। और यदि ऐसा होता है कि सरकार निरंकुश हो जाए या एक समाज हित में कार्य नहीं कर पाए, तो ये एक जिम्मेदारी, एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी होता है, चाहे वो किसी भी जनरेशन का हो, कि वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे। हालांकि मैं ये सोचता हूँ कि जो प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ वो बहुत ही हिंसक था, काफी जाने भी गई, उसके लिए एक शोक संवेदना है मेरी तरफ से। बाकी जो प्रोटेस्ट मेनली तो इसको करप्शन बताएगा, लेकिन जो प्रोटेस्ट हुआ था फेसबुक, व्हाट्सएप और जो काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको बैन होने के बाद हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो एक तरह से मैं ये भी देखता हूँ कि जैन जी जब इनके कोई इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है, जी, जब कोई इनको इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है, तब ये जनरेशन ज्यादा सक्रिय होती है। बाकी हमने देखा है काफी सोसाइटल एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, जानवरों के साथ भी क्रूरता हो रही है और भी काफी सामाजिक मुद्दे हैं, लेकिन उसके लिए ऐसे प्रदर्शन हमने शायद ही इस यूथ की तरफ से होते हुए देखे हैं। बाकी मेरा तो मानना यही है कि इसके अलावा जो भी मुद्दे हैं, जो भी सामाजिक न्याय के मुद्दे जी, हैं, जी, जी। वहां युवाओं की अहम भूमिका रहनी चाहिए। और ऐसे यदि आवश्यकता हो तो प्रोटेस्ट तो करना हमारा अधिकार है, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और प्रयास ये रहना चाहिए, सरकार का भी प्रयास होना चाहिए कि ऐसे आंदोलनों को ऐसा हिंसक रूप ना मिले। वो इस जनरेशन की बात सुने। ये जनरेशन बहुत अमन, ही आप इस पर समझदार क्या है कहना और चाहेंगे? बहुत ही क्या आप आधुनिक है। नयन जी की बात से सहमत हैं? जी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अमन, अमन से बात करें नयन जी। सर्वप्रथम के न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूंगा तथा जो मेरे पैनल में साथी हैं जी, सभी को भी नमस्ते। रही जेन जेन जेड जो जनरेशन की बात है, तो पहले तो शब्दावली पे हम ध्यान देंगे। जो शब्दावली है जी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, अगर हम माने तो 1997 से लेकर 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए वो इसके कैटेगरी में लिए जाते हैं। जी, साथ में आपने प्रश्न पूछा नेपाल का, जो नेपाल का विषय रहा है। देखिए, जी। कोई भी हिंसा को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता, ना समर्थन करता हूँ। लेकिन क्या अपने परंतु अगर हकों के लिए लड़ना? युवाओं के अधिकार को, अगर अधिकारों का दमन किया जाएगा तो युवाओं के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा। परंतु विकल्प के लिए एक सही दिशा बहुत आवश्यक है, जो मुझे आंदोलन देखने से पता पड़ता है कि जो नेपाल में आंदोलन हुआ
कहीं ना कहीं वो दिशा विहीन था। अगर युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन किया जाता तो शायद जो ये क्षति हुई वो शायद क्षति नहीं हो पाती। जी, परिणीता आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर याशिनी दीक्षित। जी मैं आप लोगों को पहले तो बेसिक बता दूं कि हु आर जनरेशन जी या जेन जी कौन है। हम जनरेशन जी है जो 1990 से मिड 2010 के बीच में बॉर्न हुए हैं। अब हम बात करें अगर प्रोटेस्ट के बारे में, तो एज अ मीडिया स्टूडेंट जब मैं इसके डेप्थ में गई तो मैंने रियलाइज किया, जब मैंने इस पे रिसर्च की, कि ये सिर्फ 26 सोशल मीडिया साइट्स बैन करने की वजह से नहीं हुआ था। जैसे हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ने वहां की 26 मीडिया साइट्स को बंद कर दिया है, जिसमें इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब ये सब कुछ था। लेकिन वो एक्चुअली में अगेंस्ट करप्शन और नेपोटिज्म के था। जब मैंने पर्सनली इस बार रिसर्च की और आज हमारी सोसाइटी को भी इस बारे में न्यूज और मीडिया की वजह से मालूम पड़ा है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से नहीं था। हम जेनजीज, मुझे नहीं लगता हम इतने स्टूपिड है कि हम सिर्फ कुछ सोशल मीडिया साइट्स के बैन होने की वजह से इतना आक्रोश में आ जाएंगे और अपने ही देश को, अपने ही समाज को ऐसे बर्बाद करने को उतरेंगे। हाँ, वो काफी हिंसात्मक था, काफी वायलेंस उसमें हुआ, काफी बच्चों की जानें गई उसमें, काफी पुलिस वाले, काफी मीडिया वाले, उसमें गवर्नमेंट काफी परेशान हुई। लेकिन ये बेसिकली हमें समझना होगा कि करप्शन के अगेंस्ट में था। जी और जी वहां के लीडर्स जो करप्शन कर रहे थे उसको सामने, क्योंकि सोशल मीडिया के वजह से वहां के जनरेशन जेन जीस लेके आ रहे थे, इस वजह से वहां की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हमें इसे यहाँ रोकना होगा। इस वजह से हुआ। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो ये भी है कि आज जैसे हम कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे अपने देख रहे होंगे, मैं, आप और हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोग, कि यही जनरेशन जिसने इतना वायलेंस क्रिएट किया, आग लगा दी, पार्लियामेंट में तोड़ फोड़ की, बहुत कुछ किया जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लोगों को भागना भी पड़ा, वही जनरेशन अब जब उनके हक के लिए जो चीज सही हुई है, उनकी बात मानी गई है, तो वही सड़कों पे निकल के अपने नेपाल देश को साफ भी कर रहे हैं, जी रोड बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनरेशन जी ने जो भी किया वो काफी वायलेंट जरूर था, लेकिन उसका जो रिजल्ट था आज वो हम सबके सामने है और ये एक मिसाल की तरीके पूरे समाज के सामने आया है। जी। तो राजगोपाल पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे परिणीता ने बताया कि वो एग्री करते हैं इन सब चीज़ों से कि जो जेनजी है वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट करते, अपने हक के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? क्योंकि आप भी एक जेनजी हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू याशिनी दीदी एंड के न्यूज ऑल्सो। दीदी, जैसा कि अभी आपने मेरे से पूछा और परिणीता दीदी ने भी जैसा बताया कि जेनजी अपने हक के लिए लड़ता है, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और जेनजी नहीं, ये एक सामान्य व्यक्ति का भी यही मानना है कि जब उसके अधिकारों को कुचला जाता है, जब नहीं, हम वो जो सामान्य चाहता है व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहे राजगोपाल जी, हम बात करें जेनजीज की। क्योंकि जेनजीज जो है, ये टर्म जो बहुत यूज हो रहा है, आपने देखा कि नेपाल हो गया, फ्रांस हो गया, जो मिलेनियल्स हैं वो चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें समाज में देखते हैं और उनको देख के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो जेनजी है वो अपने हक के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटता। तो हम जेनजीज की बात करें तो जेनजीज पर आइए आप। तो जेनजीज जो हैं, जो अपने हक के लिए लड़ने से पीछे नहीं हट रहा है, तो जैसा कि अभी नेपाल में हमने देखा भी है कि जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, काम में इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, रिमोट जी वर्क को ज्यादा प्रमोट करता है। और वो जो है जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, वैल्यू ड्राइवन होते हैं। तो मतलब एक हम देखें तो जेनजीज वो चीज है कि आप उनको किसी भी काम के लिए बोलिए और उनको एक लिमिट दे दीजिए कि आप इतने दिन में कर लो, वो अपने अकॉर्डिंग उस काम को कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, आपको काम पूरा मिलेगा। बट यदि आप उनको प्रेशराइज करेंगे कि नहीं, आप हमारे तरीके से इस काम को करिए, हम जैसा बोल रहे हैं उस तरीके से करिए, तो फिर कहीं ना कहीं उनको भी समस्या आती है। और फिर जैसा कि हमने देखा, उन्होंने समस्या दूसरों के लिए भी बना दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसा कि अभी उन्होंने जितना किया, जितना आंदोलन किया, जो नुकसान हुआ उसकी वो पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हुए और उसको अपने तरीके से जैसे उनसे हो पा रहा है उसको पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जी। तो अभी मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी, नेपाल पे तो आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, जया चौधरी से भी मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचती हैं इस पर?
राधे राधे। मेरा तो मानना यही है कि जो ये सब कर रहे हैं तो अपने लिए तो करेंगे। जब हमें जब अधिकार नहीं मिलेगा किसी चीज को करने का, हम तुम्हें वोट कर रहे हैं, तुम हमको वादे करते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर बाद में बोल देते हो कि नहीं, फिर ये नहीं है वो नहीं है। फिर हमें पहले तो अधिकार दें कि तुम बातें करते हो कि हाँ ये किया जाएगा आपके लिए, ये नहीं किया जाएगा। फिर बाद में हमारे अधिकारों को छीना जाता है। ये नेटवर्क इश्यूज करवा रहे हैं हमारे लिए कि हम एप्स को अरे बैन करवा रहे हैं, बट ये चीजें ठीक नहीं है ना। अगर तुम करवा रहे हो तो फिर डाकिया 1 1 सेकंड के लिए भेजो कि हाँ हमें ये इमरजेंसी हो रही है, हमें ये हो रही है। तो ये थोड़ी है ना कि अब हमें कुछ हो गया, बाई चांस एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो हम कर देते हैं, कॉल नहीं है मैसेज वगैरह करते हैं, नेट इशू होता है तो हम कुछ भी करके कांटेक्ट करने की किसी को कोशिश करते हैं, तो फिर हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ी है ना कि अब तुम बैन वगैरह कर दो ऐसे चीजों को। हमारे अधिकारों को छीनने का इतना हक भी नहीं है। जब हम तुम्हें किसी चीज का अधिकार देते हैं, आपको हमने अधिकार दिया है इस चीज का, आप खड़े हो, आपका पद लिया है, अपने पद लेने के लिए आप खड़े हो गए, फिर हमारी वोटों के लिए तो आप आते हो कि हाँ आप करो करो करो, हम फिर आपको देते हैं वोट वगैरह, फिर तब आप उस पद तक पहुंच जाते हो। फिर हमारा आता है, हम तो जहाँ भी है ठीक है, बट आपको हमारे अधिकार को नहीं छीनना चाहिए, और उनका ये है तो नहीं कि हमारे मतलब अधिकार को आप छीन के दे जया दें, चौधरी फिर जी, आप फिर मतलब बोलते एग्री हैं करते हो कि आप कि ये जैनजीज जो करते हैं सही करते हैं, ठीक है। तो अब मैं जानना चाहूंगी, जी जी जी, तो मैं अब ये जानना चाहूंगी, चलिए ये तो बात हो गई कि आप नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर आप लोग क्या सोचते हैं। अब चलो, अब जैनजीज की बात हो गई है तो उनकी ड्रेसिंग सेंस की, उनके बात करने की स्वैग की, उनके रहने की, उनकी चॉइस की, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो आप सभी भी जैनजीज हैं, तो एक एक करके मुझे बता दीजिए कि जैनजीज का ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है और उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नैन जी। मेरे को तो ड्रेसिंग पे तो ये है कि सबका ओपिनियन अलग अलग होता है कि हमें ये ड्रेसेस पहनने हैं, हमें ये ड्रेसेस पहनने हैं। बाहर जाकर सब ड्रेसेस पहनते हैं तो सब ज... देख देख के वो करते हैं, भाई वो जी अपने जी जी फैमिली पे जी। भी होता है कि हाँ ये फैमिली कौन सा ड्रेसेस पहना रही है। भाई वो अपना अपना घर का होता है, और फिर घर से ही बोलते हैं जेंजी वगैरह के हाँ हमें पहनना है, ये पहनना है। तो हमारा तो यही है कि नॉर्मल वे पे पहनो भाई, ये पहननी चाहिए हमें अच्छा, कपड़े, ज्यादा वो तो आप ये बेकार ही है। और बताइए, आप लैंग्वेज सब वगैरह भी जेनजीज हैं, चार लोगों की जो चार बातें होती हैं जेनजीज बिल्कुल इग्नोर करते हैं। वो क्या बोलते हैं, किसी चार लोगों की चार बातों पे ऐसा माना जाता है कि जेनजीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनके समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनजीज नहीं चलते हैं, वो अपनी अपनी राय बनाते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उस पर आप लोगों की क्या सोच है, नयन जी? जी, मेरी सोच तो यह है कि हम सभी समाज का हिस्सा हैं। जी। ऑफ कोर्स हमें समाज में अगर हर प्रकार का लोग होते हैं, कुछ लोग आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे खींचेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे ये अकेला आगे बढ़ता जा रहा है। समाज में चार लोग हैं, बहुत बहुत तरह की बातें करते हैं। यदि हमने एक अपना माइंडसेट और एक गोल डिसाइड किया है कि हमें ये चीज अचीव करनी है, तो मैं सोचता हूँ कि पर्सनली कि हमें उन चार लोगों की नहीं सुननी चाहिए, और अपना जो जी। गोल है उसको अचीव करने के लिए जो एक नैतिक भावना से जो सही चीज है वो सही भावना से उस चीज को अचीव करना चाहिए। ओके, परिणीता, बीइंग अ जेनजी, ये बताइए कि क्या क्या समस्याओं का, क्या क्या परेशानियों का जेनजी होने की वजह से नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि लोग बोल देते हैं अरे तुम तो जेनजी हो ना। तो वो बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जेनजीज को झेलनी पड़ती है, ये हम चाहते हैं कि सब जाने कि भाई जेनजीज भी क्या क्या प्रॉब्लम झेलते हैं। तो याशिनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जेनजीज को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड जनरेशन कंसीडर किया जाता है, और हमें सबसे ज्यादा लेजी जनरेशन भी कंसीडर किया जाता है। क्योंकि जैसे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए मिलेनियल्स के जनरेशन में, तो हमने देखा होगा हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डर सिस्टर या सिबलिंग्स जो कि हमसे 5 या 8 साल 10 साल बड़े होंगे, वो लोग काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। बट एज अ जेनजी वी डू नॉट बिलीव इन हार्ड वर्क, वी बिलीव इन स्मार्ट वर्क। तो हम स्मार्ट वर्क करते हैं, तो हमारी सोसाइटी के लिए अभी भी स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा न्यू है। तो जी। इसीलिए सोसाइटी का ऐसा लगता है कि काम चोरी कर रहे हैं, करना नहीं चाहते ना, इसलिए। बट ऐसा नहीं है, हम बहुत क्रिएटिव होते हैं, हम एफर्टलेस वर्क में बिलीव करते हैं। हमारी स्टाइलिंग, हमारी ड्रेसिंग सेंस में भी दिखता है कि किस तरीके से हम एफर्टलेसली अपने आप को बहुत क्लासियर वे में ड्रेस करते हैं। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नेपाल के बाद आपने देखा कि अब फ्रांस में भी युवाओं के विरोध की गूंज देखने के लिए मिली। तो दोस्तों याद रखो, बदलाव तभी होता है जब सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सुनते हैं, समझते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। मैं हूं याशिनी दीक्षित और इस एपिसोड से विदा लेती हूं। जागरूक रहें, दयालु रहें और अपनी आवाज उठाते रहें। अलविदा और नमस्ते।